हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, वन लाइनर जीके फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सीरीज का ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग की थी और ये हमारा आज दूसरा पार्ट है जिसमें हम महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके की चर्चा करते हैं जो कि बेस्ड होती है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सिलेबस पर। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर जीके पार्ट 2। और सबसे पहला जो सवाल है हमारा वह है, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। अगला सवाल है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? या फिर सवाल यह भी बनता है कि आर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं या फिर आर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो इसका जो जवाब है वह है कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी कहलाता है। जो कूल्हे होते हैं उनका जो जोड़ होता है, उनका जो प्रतिस्थापन होता है, मतलब कूल्हे के जोड़ों का जो बदलाव होता है उनको आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। अगला जो हमारा सवाल है वह सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी अवस्था क्या होती है? अवस्था जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है उनकी गैसीय अवस्था होती है। सूर्य के केंद्र में जितने भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वो सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि तापमान इतना ज्यादा होता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 कहलाता है। मतलब विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और यह लाल रक्त कणों के आवश्यक प्रोटीन प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो हमारे आरबीसी होते हैं उनको प्रोटीन प्रदान करने में विटामिन B12 का सबसे बड़ा महत्व होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबाल्मिन और विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किस वर्ग को प्राप्त है? जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उच्चतम पोषण स्तर किस वर्ग को प्राप्त है? तो जो उच्चतम पोषण स्तर है वह सर्वाहारी को प्राप्त है। शाकाहारी और मांसाहारी में जो दोनों का सेवन करते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाहारी उच्चतम पोषण स्तर को प्राप्त करते हैं। मतलब जो सर्वाहारी होते हैं उनमें पोषण स्तर उच्चतम होता है। अगला हमारा सवाल है, महाभारत के फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है उसका शीर्षक क्या है और यह किसके द्वारा कराया गया? अगर ये बात करते हैं तो जो अनुवाद है फारसी में उसका शीर्षक है रजनामा। रजनामा महाभारत के फारसी में शीर्षक का अनुवाद है और यह अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। मतलब महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वह अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसमें नकीब खां, मुल्ला अहमद शेरी और हाजी थानेश्वरी इन लोगों का अहम योगदान था। तो रजनामा में या फिर ये कहें कि ये महाभारत के फारसी अनुवाद में किसका अहम योगदान था? तो उसमें नकीब खां, मुल्ला अहमद शेरी और हाजी थानेश्वरी इन लोगों ने अपना अहम योगदान प्रदान किया था महाभारत के फारसी अनुवाद में। अगला जो हमारा सवाल है वह है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसके द्वारा निर्मित कराई गई? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई गई थी। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी और जिसको तुझके जहांगीरी के नाम से
जाना जाता है। तो जहांगीर और बाबर दो ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और जो जहांगीर की आत्मकथा थी वह फारसी में लिखी गई और तुर्की में बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुझके बाबरी है वह तुर्की में लिखी, और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी जो फारसी भाषा में लिखी। और खराब स्वास्थ्य के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाया था, और जो इतिहासकार मुतमिद खां थे, मुतमिद खां, उन्होंने जो जहांगीर की आत्मकथा थी उसको पूरा किया था। तो ये यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया, तो मुतमिद खां ने इसको पूरा किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों नहीं पूरे कर पाए थे? क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था वो खराब होने के कारण जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को पूर्ण रूप नहीं दे पाए। अगला सवाल है, मुगलों ने नौरोज त्योहार किस धर्म से लिया? मुगलों में जो नौरोज त्योहार का आयोजन किया जाता था वह किस धर्म से लिया गया था मुगलों के द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है वह है पारसी। पारसियों से मुगलों ने नौरोज उत्सव अपनाया। मतलब जो पारसी धर्म था, पारसियों के द्वारा नौरोज उत्सव देख करके मुगलों ने भी उसको अपनाया। अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वह है तुर्कों ने। तुर्कों के द्वारा, भारत में जो तुर्क है, तुर्कों के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन आरंभ हुआ। अगला सवाल हमारा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह किसके द्वारा बनवाया गया, ये सवाल है। तो जो पहाड़ी काटकर एलोरा का मंदिर बना है वह राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो पहाड़ी काट के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था एलोरा में, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये अगर व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो जो कृष्ण प्रथम थे उनके द्वारा जो एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कराया गया था, और जिसका संबंध राष्ट्रकूट शासकों से है। अगला सवाल है, करमचंद गांधी कहां के दीवान थे? करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी कहां के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर यहां के दीवान थे। जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे वो पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर के दीवान थे। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा का उपनाम प्रदान किया या फिर किसने संबोधित किया दो गांधी के नाम से? तो इसका जो सही जवाब है वह है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा इरविन और गांधी जी को दो गांधी कहा गया। और दोस्तों, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सैटरडे इवनिंग से रेगुलर रूप से आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, जो हमने अभी पॉज कर दी है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से आपको वो टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो जो हमारे गवर्नर जनरल्स की जो टेस्ट सीरीज है यहां पर हमने समाप्त किया, उसके आगे सैटरडे इवनिंग 6 बजे से आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। साथ ही साथ वन लाइनर जी के यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का पार्ट 3 आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की चर्चा करेंगे। और जो हमारी यूपीएससी बेस्ड भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हमने अभी सिर्फ बेसिक्स की चर्चा की है, और बहुत ही जल्द हम उसको जो अगला हमारा पार्ट 4 होगा उसमें हम भारतीय संविधान के इतिहास से भारतीय संविधान पे फोकस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप भारतीय संविधान की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी सीरीज चल रही हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप वहां से देख सकें। अगर आप हमारे वीडियोस ऑफलाइन मोड पे फेसबुक पर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां से फेसबुक पर आप हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।